आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ललित निबंध भीष्म को क्षमा नहीं किया गया, उसी से हम आज जो द्विवेदी जी हैं उनका संक्षिप्त में परिचय देखेंगे। उसके उपरांत हम ये जो ललित निबंध है इसका सारांश देखेंगे, मूल भाव जो है इसका वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं इनका कवि परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के छपरा ग्राम में हुआ। आप वर्तमान हिंदी निबंधकारों में मूर्धन्य स्थान रखते हैं। हिंदी में गवेषणात्मक शोधपरक निबंध लिखने वालों में आप प्रथम नंबर पर आते हैं। आपने संस्कृत साहित्य और हिंदी साहित्य के आदि तथा मध्यकाल का विशेष अध्ययन किया है। केवल इंटर तक शिक्षा प्राप्त करने पर भी आपने अध्यवसाय के बल पर अब आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से डी.लिट की उपाधि प्राप्त की। आचार्य जी ने अपना अध्यापन कार्य शांति निकेतन से प्रारंभ किया और उसके पश्चात काशी में हिंदू विश्वविद्यालय में तथा पंजाब में चंडीगढ़ में हिंदी विभागाध्यक्ष के पद पर कार्य किया। शांति निकेतन में आप गुरुदेव रविंद्रनाथ, श्री एडुज तथा आचार्य क्षितिज मोहन सेन के निकट संपर्क में आए। उन्होंने आपकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति के अध्ययन से निकले हुए निष्कर्षों के प्रकार में विविध समस्याओं का विवेचन किया। इनकी साहित्यिक सेवाओं को देखकर भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। द्विवेदी जी की भाषा संस्कृत निष्ठ है। उनकी शैली आगमन शैली कही जाएगी। आपने हिंदी गद्य की अनेक विधाओं पर लेखनी चलाई। ललित साहित्य के अंतर्गत आप 2 उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा और चारुचंद्र लेख प्रसिद्ध हुए हैं। आपके निबंध विचारात्मक और भावात्मक निबंधों की श्रेणी में आते हैं। इन निबंधों को पढ़कर हम सभी ही इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आप बहुज्ञ हैं। कबीर, सूर साहित्य, नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास आदि आपके आलोचनात्मक ग्रंथ आज भी हिंदी के शोध करने वाले पाठकों के गले के हार हैं। अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, विचार प्रवाह आपके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। आपके सभी निबंधों में आपके गंभीर दार्शनिक चिंतन, साहित्यिक मनन, गवेषणात्मक विचार छपे हैं। ये निबंध 2 भागों में विभाजित हो सकते हैं। ललित व्यक्तित्व पर भावात्मक निबंध, गंभीर चिंतन प्रधान निबंध। अशोक के फूल में संग्रहित निबंधों में दोनों के उत्कृष्ट नमूने उपलब्ध हैं, जबकि विचार और वितर्क में खुद विचारात्मक निबंध मिलते हैं। अनेक निबंधों में मानवतावादी दृष्टिकोण झलकता है। आगे हम देखते हैं जो द्विवेदी जी हैं उनके द्वारा रचित निबंध ललित निबंध भीष्म को क्षमा नहीं किया गया। इसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो मूल रूप से जो द्विवेदी जी हैं उनका कहना है कि अगर आप उच्च विचार रखते हैं, आप स्वच्छ और सत्यवादी आपके जो विचार हैं, उच्च कोटि के विचार हैं आपके, परंतु यदि उन विचारों को आपने कर्म के रूप में परिणित नहीं किया, अगर आपने कर्म के द्वारा उन विचारों को समाज सेवा लोकहित में प्रयोग नहीं लिया, तो वह आपके विचार निरर्थक हैं। तो उसी तरह से आपको भी भविष्य क्षमा नहीं करेगा। जिस प्रकार आज हम महाभारत के जो भीष्म पितामह हैं उनको हम आज भी क्षमा नहीं कर पाए। तो इसमें जो द्विवेदी जी हैं वो हमसे कहते हैं कि आलोच्य निबंध के अंतर्गत आचार्य द्विवेदी जी ने भविष्य की उस महान शक्ति की ओर संकेत किया है
जो सभी मनुष्य के कर्म का लेखा जोखा रखती है और तदनुसार उनके स्थान को निश्चित करती है। ठीक है, कर्म का लेखा जोखा कौन रखेगा? वो महान शक्ति। इसका मतलब है कि यदि आपने कोई कर्म किया, वर्तमान स्थिति में आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। आचार्य द्विवेदी जी बुद्धिजीवी के दायित्व का निर्वाह करते हुए ये निष्कर्ष देते हैं कि देश की दुर्दशा चिंतनीय है, किंतु लोकहित का ध्यान रखने वाला बुद्धिजीवी प्रशासक वर्ग की ओर से उपेक्षा पाता है। अर्थात जो साहित्यकार हैं, लेखक हैं, कवि हैं, वह लोकहित का ध्यान रखने वाला है, उसको हम बुद्धिजीवी वर्ग की श्रेणी में रखते हैं। परंतु हो क्या रहा है कि जो प्रशासक वर्ग हैं, जो कार्य करने वाला है, एक तो नियम बनाते हैं और एक नियम का क्रियान्वयन करते हैं। ठीक है, तो जब भी समाज में या देश में कोई ऐसी अव्यवस्था फैलती है तो उसकी तरफ ध्यान कौन आकर्षित करता है? साहित्यकार, लेखक या कवि। परंतु उस समस्या का समाधान करने का कार्य किसके पास है? प्रशासक वर्ग, जो कार्य को क्रियान्वयन करेगा। तो उसकी तरफ से क्या हो रहा है कि बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा सचेत करने के उपरांत भी क्या हो रहा है? वो उपेक्षा पा रहा है, मतलब वो कार्य नहीं किया जा रहा। प्रशासक वर्ग के अलावा जो राजनेता हैं वो भी श्रेणी के अंदर आते हैं, जो कार्य को करते हैं। ठीक है, तो उसकी तरफ से भी उपेक्षा पा रहा है। बुद्धिजीवी वर्ग भी अपनी ओर से देश के भाग्य विधाताओं को कोई ठोस संदेश इसलिए नहीं दे पाता कि वह जानता है कि उसकी दी हुई सीख को कोई भी राजनेता महत्व नहीं देगा। राजनेता कौन है? कार्य करने वाले हैं, जो कि कहते हैं कि हम सत्य की राह पे चलते हैं और समाज को हम उच्च दिशा में लेके जाएंगे। देश के अंदर जितनी भी सकारात्मक परिवर्तन है वो हम फलित करके दिखलाएंगे। परंतु हो क्या रहा है? ये बुद्धिजीवी वर्ग कौन है? लेखक, साहित्यकार, पत्रकार, जो कि अव्यवस्था जब भी कहीं देखते हैं तो सचेत किसको करते हैं? राजनेता को या प्रशासक वर्ग को। परंतु जब इनकी तरफ से उस क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया जाता, इनके पास विचार हैं, इनके पास उच्च कोटि के विचार हैं, परंतु उन विचारों को कर्म के रूप में परिणित नहीं करते, तो क्या होता है? बुद्धिजीवी वर्ग तो उपेक्षित होता ही है, परंतु इनको भी जो आने वाला भविष्य है उसी प्रकार क्षमा नहीं करेगा जिस प्रकार आज हम महाभारत काल के भीष्म पितामह को क्षमा नहीं कर पाए। क्योंकि भीष्म पितामह जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ, उसके अंदर भी उन्होंने सत्य को और नियति को उन्होंने ऊपर रखा। उनका मानना था कि जो नियति में लिखा हुआ है वह होके रहेगा। तो लोकहित की तरफ ध्यान न देते हुए नियति और सत्य को उन्होंने सर्वोपरि माना, जबकि यह न्यायोचित नहीं था। इस निबंध का मूल विचार बातों ही बातों में भीष्म के संदर्भ में उभर कर सामने आया है। भीष्म बड़े ज्ञानी और प्रतापी व्यक्ति तो थे ही, अपनी प्रतिज्ञा पर अड़िग रहने वाले भी थे, किंतु वे लोकहित की ओर ध्यान नहीं दे सके, केवल सच से चिपके रहे। सच से चिपके रहने से तात्पर्य है कि उनका मानना था कि जो नियति में लिखा हुआ है वो तो होके रहेगा। लेकिन यदि आज की परिस्थिति में यदि हम देखें कि जो नियति में लिखा हुआ है, अगर हम चाहें तो अपने कर्म के द्वारा उच्च कोटि के जो हमारे विचार हैं उस विचारों को मद्देनजर रखते हुए उसी क्षेत्र के अंदर हम निरंतर प्रयास करते हैं तो हम नियति को बदल सकते हैं। तो इनका मानना था कि नियति ही सत्य है। परिणाम यह निकला कि भारतीय साहित्य और जीवन में उन्हें वह स्थान प्राप्त नहीं हुआ जो परशुराम और श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ। कारण यह रहा कि श्री कृष्ण सत्य की तुलना में हित पर अधिक ध्यान देते रहे। उन्होंने सामूहिक हित को सामने रखा और सच को उसकी तुलना में छोटा करके माना। यही कारण है कि उन्हें पूर्ण अवतार मान लिया गया। लेखक का संदेश है कि महत्व स्वच्छ और गंभीर चिंतन का नहीं, बल्कि
कर्म का है। आपके पास उच्च विचार हैं, उच्च कोटि का आप चिंतन करते हैं, आप समाज के लिए अच्छा सोचते हैं, आप सत्य की राह पे चलते हैं। परंतु अगर आपके सामने कोई गंभीर समस्या है, फिर भी आप उसे ये सोचकर उसका निस्तारण ना कर पाए कि नहीं ये तो नियति है और ये तो होना ही था, तो क्या होगा? वह आपके स्वच्छ और गंभीर जो आपके विचार हैं, जो आपकी चिंतन की जो श्रृंखला है, जो आपके उच्च कोटि का जो गंभीर चिंतन है, वो निरर्थक है। जब तक कि वह कर्म रूप में आकर समाज के लिए और देश के लिए वह क्या नहीं हो, कर्म में परिणित नहीं हो, तब तक वो उच्च कोटि के विचार निरर्थक है। बल्कि कर्म का है, करने वाला इतिहास का निर्माता होता है। इसके विपरीत जो केवल सोचता है और कर नहीं पाता है, वह इतिहास के रथ चक्र के नीचे पिस जाता है। इसका मतलब लेखक हमें क्या कहना चाहते हैं कि कर्म का महत्व सबसे उच्च स्थान पर अगर हम देखें इसका मूल भाव, तो उनका मानना है कि यदि आपके पास ज्ञान है, आपके पास उच्च कोटि के विचार हैं, आप देश के लिए, समाज के लिए, मानव के लिए अगर आप कुछ श्रेष्ठ करना चाहते हैं, तो आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ उन विचारों को अपने तक सीमित नहीं रखना, उन विचारों के अनुरूप ही अपना कर्म करना है। मतलब कि कर्म तो आपको करना ही है। ये बात मूल रूप से इसका सार यही है कि इतिहास के रथ को तो वही हाँक सकता है जो सोचता है, सोचना तो है और गहराई से सोचता है, और सोचे हुए को क्रिया रूप में परिणित करता हुआ जीवन बिताता है, कर्म भी करता है। निबंध द्विवेदी जी की कार्यत्री प्रतिभा का उदाहरण है। इस निबंध में लोक मंगल की दृष्टि प्रमुख रही है। शैली हास परिहास युक्त है। सुसंबद्ध विचार श्रृंखला, विषय की मौलिकता, विश्लेषण की सूक्ष्मता और प्रभावपुष्ट भाषा इस निबंध की अनुपेक्षणीय विशेषता है।